नमस्ते एंड जय हिंद। आज फिर आपको उस दुनिया में ले चलूंगा जो दुनिया आज तक सिर्फ मेरे दिल के करीब थी। मेरे दिल के पन्नों में कहीं ना कहीं वो दुनिया दफन थी। वही दुनिया का अगला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। ना भुलाने वाले कॉलेज के दिन, 16 अप्रैल 2009। जैसे ही मैंने अपनी कहानी बताना शुरू किया, डॉक्टर श्रद्धा अय्यर ने अपना नोटपैड निकालकर सब चीज़ें लिखना शुरू कर दिया। क्या क्या मेरे लाइक्स थे, क्या क्या डिसलाइक्स थे। वही मैंने अपनी कहानी का आरंभ किया। शान, उठो बेटा, कॉलेज जाना है नहीं जाना है, या आज घर पे ही रहने का इरादा है। यह आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया था कि मम्मी मुझे कॉलेज जाने के लिए उठा रही है। ये मॉर्निंग का डेली रूटीन है मेरा। सुबह सुबह माँ की आवाज़ सुनकर ही उठना, उठने के बाद में फ्रेशन अप होके घर का ब्रेकफास्ट करके फिर कॉलेज के लिए रवाना हो जाना। हाँ माँ, बस नीचे आ ही रहा हूँ फ्रेश होके, मैंने माँ को तुरंत जवाब दिया। मेरी माँ एक टिपिकल हाउसवाइफ है। घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, हम लोगों को बहुत अच्छे से केयर करना, सबकी बहुत अच्छे से देखभाल करना, ये सब क्वालिटीज़ मेरी माँ में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सारी माँओं में पाई जाती है। मेरी माँ भी इससे कोई अलग नहीं है। मैंने जल्द से जल्द शावर लिया, उसके बाद में कुछ कपड़े पहने और तुरंत निकल पड़ा नीचे की तरफ। क्योंकि मेरा कमरा ऊपर था इसलिए मुझे नीचे जाकर पहले माँ से मिलना था, ब्रेकफास्ट करना था और फिर कॉलेज के लिए निकलना था। और मुझे कॉलेज के लिए वाकई देर हो चुकी थी। मैं माँ के पास गया, माँ के पाँव छुए, माँ को बोला कि मुझे देर हो रही है, आज ब्रेकफास्ट नहीं करना है। और माँ तो माँ ठहरी। माँ ने बिना खाए मुझे जाने देने से इनकार कर दिया। फाइनली मैंने थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी खाया, माँ को हग किया, अपनी बाइक की चाबी ली और चल पड़ा कॉलेज की ओर। मुझे कॉलेज जाना बहुत पसंद था। अपने दोस्तों से मिलना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, अपने दोस्तों के साथ में वक्त गुजारना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भगवान ने इंसान बना के कुछ काम ही अच्छा किया है, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त मिले, इसलिए मुझे कॉलेज से बहुत लगाव है। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा कॉलेज की ओर। आज यूजुअल डे से ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा था। हर जगह से मुझे हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी, कई कार मुझे ओवरटेक करती हुई जा रही थी। और मैं एंजॉय कर रहा था अप्रैल महीने की गर्मी, जो तपती धूप थी मेरे सर पर और जो चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी बैकग्राउंड से। मैं वो एंजॉय करता हुआ मेडिकल स्क्वायर तक पहुंचा। तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैंने बाइक साइड में लगाई और फ़ोन उठाया और मुझे पता चल गया था ये फ़ोन किसका है। क्योंकि मुझे कॉलेज जाने में देर हो चुकी थी, तो पंकज मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसके अलावा मुझे कोई फ़ोन नहीं कर सकता था। मैंने उठाते ही बोला, हाय पंकज, कैसे हो? यार तुमको आज कॉलेज आना है या नहीं आना है, कि घर पे सो ही रहोगे? पंकज ने मुझे टॉन्ट मारते हुए कहा। हाँ यार, मैं मेडिकल स्क्वायर पे ही हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच गया, मैंने तुरंत जवाब देते हुए कहा। ओके, जल्दी आ जाओ अंकल जी की टपरी पे। ओके, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैंने पंकज को वापस जवाब दिया और फ़ोन अपनी जेब में रख दिया। मैंने बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा अंकल जी की टपरी की ओर। अंकल जी की टपरी कॉलेज के गेट के एकदम सामने ही थी। वहाँ पे लोग चाय और सिगरेट पीने आते थे, जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। ना मुझे सिगरेट में इंटरेस्ट था, चाय कभी कभार पी लेता था। अंकल जी की टपरी पे मैंने गाड़ी पार्क की और देखा, मुझे पंकज दिखा, एक हाथ में चाय और एक हाथ में सिगरेट। तुम्हें कितने बार बोला है सिगरेट मत पिया करो, मैंने तुरंत वहां पहुंचकर पंकज से बोला। अब तुम अपना लेक्चर मत शुरू करो, अंदर वैसे भी लेक्चर्स कैंसिल हो गए हैं, पंकज ने मुझे उल्टा जवाब देते हुए कहा। लेक्चर्स क्यों कैंसिल हुए आज, मैंने उससे अचानक पूछ लिया। पता नहीं, कोई तो भी सर एब्सेंट है इसलिए आज लेक्चर्स कैंसिल हो गए, इसलिए बाहर आके सिगरेट पी रहा हूँ, पंकज ने अपनी सिगरेट दिखाते हुए मुझसे कहा। अच्छा हाँ, तो तुमको क्या अर्जेंट काम था मुझसे, जो तुम फोन करे जा रहे थे बार बार, मैंने पंकज से पूछा। अरे हाँ यार, याद आया, नियति तुम्हें ढूंढ रही थी, पंकज ने तुरंत कहा।
नियति हमारे ग्रुप का एक हिस्सा है। यूँ कह लीजिए कि हमारे ग्रुप का अभिन्न अंग है नियति। हमारी कॉलेज में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, नियति, मेरी और पंकज की। हम जो ग्रुप में रहते, हम तीनों के अलावा हमको किसी और की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर नियति का एक प्रॉब्लम भी था। यूँ तो अभी हम फाइनल ईयर में हैं, पर फर्स्ट ईयर से ही नियति मुझे लाइक करती थी और ये चीज़ नियति ने मुझे फर्स्ट ईयर से लेके हर साल बताई है। पर मैं हर साल टालता गया क्योंकि मुझे अपने करियर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना था और मुझे नहीं लगता था कि मुझे अपने लाइफ में कोई ऐसा कंपेनियन चाहिए जो मेरी लाइफ को कंट्रोल करके उनके हिसाब से चलाए। इसीलिए मैं शायद अपने इसमें मगन था। मैं शायद अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता था। इसीलिए शायद मैं नियति का ऑफर हमेशा रिजेक्ट करता रहा। और आज अगर नियति मुझे बुला रही है या मुझे ढूंढ रही है तो मुझे पता है वो किस लिए ढूंढ रही है। पर फिर भी ये चीज़ को मुझे फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक ना की वजह से उसका दिल नहीं तोड़ सकता। क्योंकि जब भी मुझे लगता है तो दर्द नियति को होता है। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन नियति के पास होता है। मैं एक ना की वजह से अपनी इतनी अच्छी दोस्त नहीं खो सकता था। चलो ठीक है, मैं नियति को ढूंढ रहा हूँ। तुम चल रहे हो कॉलेज में? मैंने पंकज से तुरंत पूछा। नहीं यार, तुम जाओ। मेरी जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं तुमको कहीं ना कहीं ढूंढ के मिल लूंगा। पंकज ने अपनी सिगरेट की ओर इशारा करते हुए कहा। यार जल्दी सिगरेट छोड़ दो वरना जब मर जाओगे ना तो याद करोगे मेरी बातें। मैं पंकज को टफ लुक देकर वहां से निकल गया। कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले मैं गया कैंटीन में। क्योंकि यूँ तो लेक्चर्स कैंसिल हो गए थे तो क्लासरूम में मुझे नियति नहीं मिलने वाली थी। मैं पहले गया कैंटीन में। कैंटीन में मैंने देखा एक बेंच पे नियति बैठी है, एक हाथ में किताब, एक हाथ में कॉफी का मग और सामने मैगी। ये हमारा यूजुअल ब्रेकफास्ट हुआ करता था। मैं दबे कदमों से नियति की ओर बढ़ा और उसके सामने वाली चेयर खींचकर वहां बैठ गया। हाय नियति, तू मुझे ढूंढ रही थी? पंकज ने अभी बताया। मैंने तुरंत बैठते ही उससे पूछा। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और शायद तुमको पता भी है मैं क्यों ढूंढ रही थी। हमारा फाइनल ईयर है, इसके बाद में हम सब लोग हमारे करियर्स में इधर उधर हो जाएंगे। इसलिए मुझे ये जानना आज भी ज़रूरी है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। नियति ने सीधे सीधे मुझसे वो सवाल पूछ लिया था जिस सवाल का मेरे पास में कोई जवाब नहीं था। क्योंकि ये कह लो कि जवाब तो था पर वो जवाब देने से मुझे उससे डर लगने लगा था। क्योंकि नियति के घर वालों से भी मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसकी माँ मुझे अपना बेटा समझती थी। उसके पिताजी से मैं अच्छे से बात करता था। उसके फैमिली का मैं एक छोटा सा हिस्सा बन चुका था। तो मैं उनको अंधेरे में रखकर ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता था और ना ही मुझे कोई चाहिए था अपने लाइफ को कंट्रोल करने वाला। इसीलिए मैंने नियति को वापस वही बोला जो मैं हमेशा से बोलते आ रहा था। मैं तुमको मालूम है नियति कि मैं ये सब चीज़ों में अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना चाहता। मुझे एमबीए करना है, मुझे पुणे जाना है, उसके बाद मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है बट मेरे पास में अभी इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने नियति का उदास होता हुआ चेहरा देखा जो मुझे बिल्कुल देखने की इच्छा नहीं थी, बट नियति का उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने था। नियति ने फिर मुझसे कहा, एक बार आखिरी बार सोच लो शान, अगर आज तुमने मना कर दिया तो तुम नियति को आज के बाद कभी नहीं मिलोगे। उसने मुझे एक इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की बट मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं क्योंकि मुझे लगा दोस्ती में शायद मजाक कर रही हो या फिर शायद गुस्से में आके या तैश में आके उसने ऐसा बोल दिया हो। तो मैंने भी बोल दिया, नियति मेरा फैसला फाइनल है। अपने कॉलेज में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, तुम किसी से भी जुड़ सकती हो, तुमको मुझसे क्यों जुड़ना है, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मैंने नियति से कहा उसको समझाते हुए। तभी अचानक पंकज वहां पर आया। पंकज ने नियति से हाय कहा, नियति ने पंकज से हाय कहा, पर तभी अचानक नियति ने पंकज को और मुझे बोल दिया कि चलो मैं बाद में आपसे मिलती हूँ, और वो वहां से चली गई। मैं नियति को देख रहा था जाते हुए और मन में यही सोच रहा था कि काश मैं इसे रोक लूँ, कैसे तो भी करके मैं इसे रोक लूँ और उसको समझाऊँ। बट एक मर्द का ईगो या एक लड़के का ईगो मुझे वो करने से रोक रहा था। फिर भी मैं अपनी दोस्त को जाते हुए देख रहा था कैंटीन के दरवाजे से बाहर। वो बाहर चली गई
और मैं वही बैठा रहा। पंकज ने फिर मुझसे पूछा, क्या हो गया भाई, ये इतने गुस्से में क्यों गई? कुछ नहीं यार, वही सेम प्रॉब्लम, 3 साल से वही चीज़ पूछ रही है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, वो वही चीज़ चाह रही है जो मैं नहीं चाह रहा हूँ। पंकज सब चीज़ें जानता था, इसलिए वो भी समझ गया। पंकज ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछा। आज का दिन 13 जनवरी 2011। हाँ बस मैं अभी आ रही हूँ। ओके, हाफ एन आवर एंड आई विल बी देयर। ये मैं नहीं था, ये डॉक्टर श्रद्धा अय्यर का फ़ोन था। डॉक्टर श्रद्धा अय्यर को उनके हॉस्पिटल से फ़ोन आया था और उनको हॉस्पिटल में अर्जेंट जाना था, और हमारी स्टोरी का यहीं पर आज का अंत हो चुका था। तभी श्रद्धा अय्यर ने मुझसे कहा, शान क्या कल हम इस सेशन को वापस कंटिन्यू कर सकते हैं? मैंने हाँ में मुंडी हिलाते हुए जवाब दिया, पर मन में मैं यही सोच रहा था कि वापस वही सारी चीज़ें, वापस मैं अपनी टेप रिवाइंड कर रहा था और मुझे वो सब लम्हे वापस से याद आने लग गए थे जो मेरे साथ घटित हुए थे, जो मेरी आंखों के सामने हैं और मैं किसी और को वो चीज़ें समझा रहा हूँ। क्या इसमें मैं विलन हूँ, क्या इसमें मैं हीरो हूँ, क्या हूँ मैं? और क्या मैंने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए लाइफ में, या फिर मैंने सही डिसीजन लिए हैं और उन डिसीजंस की वजह से आज मैं इस मुकाम पे आके खड़ा हो गया हूँ? क्या मैं नियति को कभी ढूंढ पाऊंगा या फिर वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है और स्टोरी का आगे का हिस्सा अगर आप देखना चाहते हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।